तो जय हिंद साथियों। पिछले अध्याय में हमने सीखा था पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। उनके बारे में हमने जाना पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर क्या होता है केमिस्ट्री लेवल पर और फिजिक्स लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और केमिकल लेवल पर क्या क्या अंतर होता है उनके बीच, ये चीज़ हमने जाना था। और उनकी संरचना में क्या अंतर होता है और उनमें क्या मूलभूत अंतर पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, सब तमाम चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं जस्ट उसके तुरंत बाद का टॉपिक है। आज का टॉपिक होने वाला है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ मेनली हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था कि पदार्थ मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठोस जिसे हम सॉलिड कहते हैं, द्रव जिसको हम अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, और गैस जिसको अंग्रेजी में हम गैस ही कहते हैं। गैस अंग्रेजी वर्ड ही है। तो ये मेनली 3 प्रकार के पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं और इनके तीनों के बारे में हमने मूलभूत जो अंतर होते हैं उन तीनों के बारे में भी जान लिए थे। तीनों के मूलभूत अंतर क्या होते हैं, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो चाहे वो रासायनिक संरचना स्तर पर हो, तीनों का हमने बेहतर तरीके से अध्ययन किया था। आज हम जानेंगे कि क्या ये जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं इनको एक दूसरे में बदल सकते हैं। कि क्या ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं, कि द्रव को हम गैस में बदल सकते हैं, या गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं, गैस को ठोस में बदल सकते हैं। इन पूरे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, इस आज के इस सेशन में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ को उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे कैसे। परिवर्तन कैसे करेंगे, पहला ये हमारा प्रश्न है कि अगर कोई अब ठोस पदार्थ है तो उसको हम द्रव में या गैस में कैसे बदलेंगे। तो बेसिकली हम ये चीज हम बहुत ढंग से जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो उसकी जो अवस्था होती है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है, पदार्थ की अवस्था। दूसरा है दबाव पर निर्भर करती है, जो उसका प्रेशर लग रहा है, उस पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है। ओके, तो इन्हीं चीजों में से हमने पहली चीज पकड़ेंगे तापमान। तापमान में परिवर्तन करके हम किसी भी पदार्थ की किसी भी अवस्था को किसी भी अवस्था में बदल सकते हैं। उसी क्रम में सबसे पहला है कि परिवर्तन अगर करना है, ठोस को अगर द्रव में बदलना है, पहले हम जानेंगे ठोस को द्रव में बदलना है। तो ये चीज हम जान रहे हैं, एक मिनट जाइए। तापमान में परिवर्तन करेंगे और कोई ठोस पदार्थ है उसको द्रव में बदलना है, तो उसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए हम बहुत ही पहले से जानते हैं, हर गांव का हर व्यक्ति जानता है, जिसने कभी भी किताब खोलकर न देखी वो भी जानता है कि अगर ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है तो हमें उस पदार्थ को हीट देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। हीट दे करके हम उस पदार्थ को यानी ठोस को द्रव में बदल सकते हैं। तो ठोस को द्रव में बदलना, ठोस को द्रव में जो बदलना है ये कहलाता है गलन। ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। इसको हम जो हीट दे करके ऐसा कर सकते हो, ये प्रक्रिया कहलाती है गलन। एक चीज और जान लेना कि ये जो तीर के निशान लगे आधे एक तरफ, दोनों तरफ नहीं लगे हुए, ऐसे नहीं। अगर ऐसा है तो ये पूरा तीर का निशान लगा, अगर ये एक तरफ ही सिर्फ ऐसा किया हुआ है ऐसा निशान तो ये क्या होता है, और दोनों तरफ जो है ऐसे करके और फिर ऐसे करके ऐसे अगर लगा हुआ निशान, इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है रिवर्सेबल है। ये हम ठोस पदार्थ को द्रव में सकते हैं और फिर द्रव को हम ठोस में भी बदल सकते हैं। सबसे पहले ठोस को द्रव में बदलने के लिए हम उस पदार्थ को गर्म करेंगे और गर्म करने पर वो पदार्थ पिघल करके द्रव में बदल जाएगा। बेसिकली होता क्या है, अच्छा ये प्रोसेस होती है कैसे, इसको हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। प्रक्रिया क्या होती है, जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, जब हीट देते हैं एनर्जी, और एनर्जी देने पर उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर वह अपनी जगह से गति करने लगते हैं। गति करने पर वो एक दूसरे से, एक जो कण है आपस में जो पास पास बने थे वो कण एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और दूर जाने पर उस पदार्थ की जो घनत्व होता है उसमें परिवर्तन होने लगता है, घनत्व कम होने लगता है। घनत्व कम होने पर उस पदार्थ की जो फॉर्म होता है उसमें भी चेंज
होने लगता है। तो बेसिकली जो ठोस से द्रव में बदलेगा और ये प्रोसेस कहलाएगी गलन कहलाएगी। अगला है कि द्रव से हम ठोस में बदलेंगे किसी बात को। कोई द्रव है, लिक्विड है, उसको जो है जमाएंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। और यह प्रक्रिया कहलाती है द्रव से ठोस में जो बदलने की प्रक्रिया है ये हिमन कहलाती है। क्या कहलाती है, हिमन कहलाती है। द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमन कहते हैं। अगला है, अच्छा इसको द्रव को अगर ठोस में बदलना है तो हमें तापमान को कम करना पड़ेगा, जो ऊष्मा की मात्रा है वो कम करनी पड़ेगी उस बात से, तो वो पदार्थ जो है द्रव से ठोस में बदल जाएगा। अगली बात करें, ठोस से गैस में कैसे बदलेंगे, या द्रव से गैस में कैसे बदलेंगे। इसको जानने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि द्रव को गैस में बदलने के लिए द्रव को हम गर्म करेंगे, हीट, द्रव पदार्थ को और गर्म करेंगे, और गर्म करने पर जो द्रव है वो गैस में बदल जाएगा। ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। द्रव को गर्म करेंगे तो द्रव के कण और दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन जो कण है उनके द्रव के वो गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ जाएगी, जिससे वो अपनी जगह से गति करने लगेंगे और वो जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाने लगेंगे, जिससे उसकी अवस्था घनत्व में कमी आएगी। घनत्व में कमी आने पर वो पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ये चीज और, वाष्पीकरण के बाद जो गैस बनती है प्रक्रिया में, और गैस को अगर हम ठंडा करें, गैस को ठंडा करने पर वो जो गैस है वो पुनः पानी में बदल जाएगा, और ये क्रिया कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। संघनन का ही एक उदाहरण है उस वातावरण में, इन्वायरमेंट में गैस होते हैं, गैस के साथ में वाष्पित जल के बूंदे होते हैं, जल के कण होते हैं, जो रात होने पर, सूरज हटने पर जो वातावरण का जो तापमान है वो कम हो जाता है, जिससे वो जो जल की जो वाष्प होती है, जल वाष्प, वो ठंडा होकर के बूंदे बन जाते हैं, बूंदे बन करके पेड़ों पर बन जाती हैं, पेड़ों पर बूंदे बन जाती हैं। ये ज़्यादा संघनन कहलाता है। संघनन का उदाहरण है ओस। ये चीज़ हम जान गए। इसका मतलब है कि द्रव को अगर गर्म करेंगे तो वो क्या बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी गर्म करने पर। ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। और गैस को ठंडा करने पर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, और ये प्रोसेस कहलाती है संघनन। अंग्रेजी में कंडेंसेशन बोलते हैं द्रव संघनन को। अगली चीज जानेंगे, गैस को हम ठोस में कैसे बदलें और ठोस को गैस में कैसे बदलें। मतलब जैसे ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस के बाद प्रोसेस आती है द्रव, ठोस के बाद जो अवस्था आती है वो द्रव आती है, ठोस से थोड़ा सा कम होती है इसका घनत्व। तो अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो ठोस से द्रव में बदलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठोस जो है को पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में बिना बदले सीधा कैसे में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए, और गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में बदल जाए, ये जो है प्रोसेस अलग होती है। तो पहले हम एक करके जानेंगे, अगर ठोस पदार्थ को गर्म कर रहे हैं और जो है द्रव में ना बदले सीधा गैस में बदल जाते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा ठोस में बदल जाए तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वही अधिक गैस को हम ठंडा करें, और गैस को ठंडा करने पर क्या बनती है, ओस यानी कि बूंदे यानी कि जल बनता है, द्रव बनता है। लेकिन कभी कभी कोई गैस उसको ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाती है, ये प्रक्रिया पे कहलाती है निक्षेपण। निक्षेपण। ओके, तो गैस को ठंडा करने पर वो सीधा ठोस में बदल जाए तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन।
और गैस को ठंडा करने पर सीधा ठोस में बदल जाए, ये प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। तो हम इसमें कितने टॉपिक बने, गलन, हिमांक, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ये 6 प्रोसेस हैं जिसके जरिए हम पदार्थ की अवस्थाओं में इधर से उधर परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन 6 टॉपिक को एक एक करके हम जो आगे विस्तार से जानने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले कि हम पहले पढ़ें कि गलन, हिमांक, वाष्पीकरण और निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन। तो ये जाने इससे पहले एक चीज और हम जान लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जब किया जाता है तो उसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि हम पहले जान चुके हैं, लेकिन इसको संक्षिप्त में हम यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए जान ले रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एक बॉक्स 3 बॉक्स बनाया और इसको हम ठोस, द्रव और गैस से इंडिकेट कर रहे हैं। ठोस में आती हैं ईंटें और बर्फ आती हैं, ये उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और द्रव में जो द्रव का सबसे जो बढ़िया अच्छा और सार्वभौमिक जो उदाहरण है जो सभी को पता है वो पानी है। पानी जो है द्रव होता है, तेल भी होता है, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब आपके डीजल, तो ये सब आपके लिक्विड होते हैं। अगला है गैस। गैस में हमारा हवा, वायु और जल वाष्प आती हैं। तो ये जल वाष्प हो गई। जल वाष्प मतलब जल की जो जल जब वाष्पित होकर भाप बन जाता है तो भाप को हम जल वाष्प कहते हैं। तो ये तीनों उदाहरण है, तीनों के एक एक करके, दो दो करके। और तापमान पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम जो संक्षिप्त में जान लेते हैं। तापमान में वृद्धि करेंगे तो जो है ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदल जाता है। ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो काहे में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और द्रव को गर्म करेंगे तो काहे में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, अर्थात भाप में बदल जाएगा। सीधा सा है कि ठोस को गर्म करेंगे, ठोस के कण दूर दूर जाएंगे तो जो है वो द्रव में बदल जाएगा। और द्रव को और गर्म करेंगे, ज्यादा और हीट ज्यादा देंगे तो वो द्रव जो होगा, द्रव के कण और दूर दूर चले जाएंगे, जिससे वो क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। ठीक इसका विपरीत उल्टा क्या करेंगे कि हम गैस को ठंडा करें, अर्थात ठंडा का मतलब है तापमान में कमी, यानी हाश। तापमान में कमी करें पदार्थ की, और गैस के तापमान में कमी करें तो वो पदार्थ गैस में जो गैस का तापमान है कम होने पर उसके जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा कम होने पर वो ठंडे हो जाते हैं, अर्थात शांत होने लगते हैं, रेस्ट में आने लगते हैं, जिससे वो क्या होता है, पास पास में आने लगते हैं और उनके बीच का जो बल है, कणों के बीच में लगने वाला जो जोड़ने वाला बल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इससे गैस कहाँ में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। द्रव को और अगर ठंडा करें और उसके तापमान में कमी करें तो वो क्या करता है, उसके कण और पास पास आते जाते हैं, जिससे उसका घनत्व निरंतर बढ़ता जाता है और वो द्रव कहाँ में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, अर्थात सॉलिड में बदल जाता है। ये जो है तापमान में कमी होने पर गैस द्रव में बदलती है और द्रव ठोस में बदल जाता है, और ठोस में तापमान में बढ़ोतरी करने पर द्रव बदल जाता है, और द्रव के तापमान में और बढ़ोतरी करने पर क्या बदल जाता है, सीधा गैस बदल जाता है। ये रहा तापमान में वृद्धि तथा तापमान में अंतर करने पर पदार्थ की अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम जो जान चुके हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं गलनांक। सबसे पहले जानेंगे हम गलनांक। अगर ठोस पदार्थ को गर्म करें तो वो कहाँ में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, और ये क्रिया कहलाती है गलन। तो इसकी ठीक हम परिभाषा जान लेते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको ये जो टेक्स्ट अगर साफ नहीं दिख रहे हैं क्लियर, तो आप अपनी जो वीडियो की जो क्वालिटी है बढ़ाकर देख लीजिए, बढ़ाइए, फिर जो है क्लियर जो है दिखाई देगा। तो जानते हैं गलनांक क्या है। तो बताया गया है गलनांक को अंग्रेजी में मेल्ट बोलते हैं। मेल्ट माने पिघलना या गलना, तो मेल्ट हो गया। तो वह उच्चतर तापमान मतलब हाइयर टेम्परेचर, उच्चतर तापमान, सबसे ऊंचा तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है, यह प्रक्रिया ठोस का गलन कहलाता है। मतलब वह उच्चतर तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है, अपनी अवस्था बदलना शुरू कर देता है, ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो जाता है, यह प्रक्रिया ठोस का गलन कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख ले, अगर बर्फ लें और बर्फ को गर्म करें तो वो जो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी में बदलना शुरू हो जाता है। तो जान लेते हैं हम यहाँ पर कि कोई द्रव पदार्थ जब उस द्रव पदार्थ को
ठंडा करते हैं अर्थात उसका तापमान में कमी करते हैं, तो वो द्रव पदार्थ एक निश्चित तापमान पर ठोस में बदलना प्रारंभ हो जाता है। और द्रव पदार्थ का ठोस में बदलने की जो क्रिया है, प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हिमीकरण को अंग्रेजी में फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीज या फ्रीजिंग। लिखा हुआ है एक निश्चित तापमान जिस पर किसी द्रव पदार्थ कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, वो प्रक्रिया हिमीकरण या हीमन कहलाती है। हिमीकरण को ही हीमन भी कहते हैं। ये चीज हो गई। और एक चीज और बताई गई है जिसमें बताएगा जिस तापमान पर एक एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है, एग्जैक्ट टेम्पर एंड एग्जैक्ट प्रेशर, एग्जैक्ट टेम्पर और एग्जैक्ट प्रेशर पर, अर्थात निश्चित तापमान और निश्चित दाब पर। तापमान फिक्स रहेगा, हर पदार्थ का फिक्स होता है, अलग अलग होता है। तापमान और जो प्रेशर दबाव बताया गया है, वायुमंडलीय दबाव, वो होना चाहिए 1 एटीएम, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम दाब होना चाहिए। तो एक वह निश्चित तापमान, 1 एटीएम दबाव, 1 एटमोस्फेरिक दबाव होना चाहिए। उस दाब पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, वो जो तापमान है उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। वो तापमान उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। जैसे कि अगर कोई पानी है और पानी को ठंडा करें तो वो बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है, पानी बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो शुरू होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुरू होती है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर शुरू होती है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ये पानी का हिमांक बिंदु है, अर्थात तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी ठोस में बदलना शुरू होता है, बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस, ये आप पानी का हिमांक कहलाएगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर? गॉट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे जो है देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। लिखा हुआ है ठोस पदार्थ को द्रव में बदलना है। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है गलन। और ठोस में से द्रव में बदलने के लिए हमें जरूरी जो सबसे चीज आवश्यक होती है वो है उस ठोस पदार्थ को गर्म कीजिए, अर्थात हीट दीजिए, उष्मा दीजिए, वो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, मोटी मोटी लिखी हुई है एग्जैक्ट। गलन को अंग्रेजी में मेल्ट बोलते हैं। मेल्ट माने पिघलना या गलना, एक ही बात है। तो लिखा है उत्तरोत्तर ताप वृद्धि से। उत्तरोत्तर का मतलब है कि आगे बढ़ते हुए क्रम में, तो लगातार अगर तापमान में आगे बढ़ते जाएं, तापमान में किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करते जाएं, तो ठोस पदार्थ से द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। तो वो ठोस पदार्थ क्या है? द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस का गलन कहलाती है, अर्थात मेल्टिंग कहलाती है। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मेल्टिंग यानी गलन कहते हैं। आगे एक चीज और ध्यान लेते हैं, गलनांक। गलनांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक निश्चित तापमान है जो इसको हम कहते हैं गलनांक। तो वो फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ और निश्चित दाब भी है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम सभी के ऊपर जो नेचुरली जो प्रेशर ऊपर से हवा का जो ऊपर से नीचे दबाती है, नेचुरली हवा ऊपर से हमको दबाती है, क्योंकि हमारे ऊपर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक हवा का पूरा एक धुंध भरा हुआ है। और कोई भी पदार्थ है तो वो हम जो है अपनी जगह घेरती है, दबाव डालते हैं, भार होता है उसमें। तो भार के कारण उस पदार्थ जो हवा है, भार के कारण, उसके भार के कारण हम सभी के ऊपर एक दाब लगता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो जो नेचुरली है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो बेसिकली सभी के ऊपर लगता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, यह प्रक्रिया उस पदार्थ का गलनांक या गलन बिंदु कहलाता है। एक निश्चित तापमान है जिसको हम कहते हैं गलनांक।
हर पदार्थ का, हर ठोस पदार्थ का गलनांक बिंदु अलग अलग होता है। जैसे कि कोई लोहा है तो लोहा का जो गलन बिंदु होता है 1500 से 1600 के बीच में, 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है गलन बिंदु। ओके, ठीक है। और जो ठोस पदार्थ में ही आता है बर्फ, जो ये जो बहुत जाना माना ये उदाहरण रहता है, हर जगह हर बार आपको ये देखने को मिलेगा। तो बर्फ का जो गलन बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक, और ठोस से द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये चीज हम जान लिए, गलन और गलनांक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साफ सुथरा, इसका जो परिभाषा है इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे क्वथन और क्वथनांक, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट जानने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये जो टॉप पॉइंट है ये बार बार इससे पीछे भी आ चुका है इसका जिक्र, और क्वथन और क्वथनांक की परिभाषा में बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो उसको जानने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब बेसिकली क्या है कि आप सभी लोग जानते हो कि हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, और अर्थ की सरफेस से ऊपर कई 100 किलोमीटर, लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊपर तक आप जाते जाओगे तो हवा का पूरा घेरा हुआ है, हवा का एक राउंड घेरा है। 300 से 400 किलोमीटर तक आपको हवा का परतें मिलेंगी। और हवा क्या है? पदार्थ है, वायु है, और वायु क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ की का जो कंडीशन है वो ये होती है कि पदार्थ जगह घेरती है, और उसमें क्या आता है? भार होता है। क्या होता है? भार। भार, किसी भी पदार्थ में भार होता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो पदार्थ उतना अपने नीचे वाली वस्तु को दबाती है, अर्थात नीचे की ओर जो बल लगता है। भार क्या है? कि प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जीएफ। भार क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रतीत होता है। तो हम हमारे चारों तरफ हवा का एक बहुत ऊंचा घेरा है, और हवा पदार्थ है इसलिए जगह घेरती है और उसमें भार होता है। भार के कारण क्या होता है? वो अपने से नीचे की वस्तु को दबाती है, हर वस्तु को दबाती है। तो हम भी, हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर यानी सिर पर नीचे की ओर बल लग रहा है। ये मार्कर है, इसके ऊपर ऊपर से लंबवत नीचे की ओर, सीधा नीचे की ओर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे की ओर बल लग रहा है। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मेनली इसी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, भार है, तो भार के कारण जो हम बल का अनुभव करते हैं ये कहलाता है दाब। क्योंकि वायुमंडल मतलब वायु के कारण लग रहा है बल, इसलिए इसको हम बोलते हैं वायुमंडल दाब। दाब क्या है? एक प्रकार का बल है। दाब क्या है? प्रेशर क्या है? एक प्रकार का बल है जो हर वस्तु पर उसके लंबवत लगता है। 90 डिग्री सेल्सियस का, 90 डिग्री ताप जो है कोण बनाते हुए बल लगता है ऊपर से नीचे की ओर।
तो हमने द्रवीकरण जान लिया, गैसों को ठंडा करने पर वह जो है बूंदों में बदल जाती है और यह क्रिया कहलाती है संघनन। ओके, और संघनन ये हो गया। संघनन का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो ओस बनना है। आगे हम जानने वाले हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है कि द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव भाप में करके वायु में विलीन हो जाती है, वायु में मिल जाती है। तो द्रव का गर्म करने पर वह गैस में जो बदलना है, ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना, वाष्पीकरण के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत नहीं पड़ती कि जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तभी वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वाष्पीकरण अर्थात द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कम तापमान पर ही शुरू हो जाती है। अंतर बस इतना है कि कम तापमान पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी और ज्यादा तापमान पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। जैसे कि हम, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कई चीजों पर निर्भर करती है, और ये वो जो कारण है, जो कारक है वो है तापमान, तापमान पर निर्भर करता है और क्षेत्र पर निर्भर करता है। तीसरी चीज है जो है मॉइस्चर अर्थात नमी, नमी को ही आर्द्रता बोलते हैं, आर्द्रता पर निर्भर करता है और वायु पर। ये जो है 4 पॉइंट्स पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया निर्भर करती है। एक एक करके चारों चीजों को जान लेते हैं। तापमान का अर्थ है कि तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी अगर तापमान में कमी आती है। इसी का तो बहुत जो है अहम और बहुत जो परिचित कारण है कि जब हम कपड़ों को सर्दियों में धुलते हैं तो कपड़े देर में सूखते हैं, ज्यादा लंबा टाइम ले लेता है क्योंकि उसमें सूरज नहीं निकल रहा होता है उस समय, तो इसलिए जो है सूरज न निकलने पर तापमान में कमी हो जाती है। जबकि गर्मियों में कपड़े तुरंत सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, सूरज निकलता है पूरा दिन और खड़ा रहता है, तो सिर पर रहता है, पृथ्वी से कम दूरी पर रहता है, जिससे ज्यादा हमें तापमान प्राप्त होता है, ज्यादा उष्मा प्राप्त होती है। तो तापमान ज्यादा होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। वही बात है क्षेत्र, क्षेत्र जितना ज्यादा होगा ताप वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा क्षेत्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। जैसे कि अगर हम कपड़ों को अगर सुखाते हैं जब, तो कपड़े को अगर ऐसे समेट कर एक जगह पे ऐसे अगर डाल दे तो वो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, वो पूरा दिन ले लेगा। और वहीं पर अगर उस कपड़े को पूरा फैला करके अगर डाल देगा रस्सी पे तो वो कपड़ा को चंद घंटों में ही, चंद मिनटों में ही सूख जाता है। तो क्षेत्र ज्यादा होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसी का एक और जो है अच्छा जो है इसका उदाहरण है चाय। चाय को अगर गिलास में लेते हैं तो वो देर में ठंडी होती है, वहीं उस चाय को अगर प्लेट में उड़ेल दें, प्लेट में रख दे तो ज्यादा क्षेत्र जब बढ़ जाने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो क्षेत्र पर भी निर्भर करती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अगला है नमी और आर्द्रता। वायु में अगर नमी ज्यादा होगी तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो धीमी होगी, समझे। और अगर नमी कम है अर्थात सूखी वायु है तो जल्दी कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगला है वायु। वायु अगर सूखी है, वायु में नमी कम है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे और वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। अगर वायु में नमी ज्यादा है, ठंडक ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है तो वो कपड़े देर में सूखेंगे अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। तो इतने टॉपिक्स और पॉइंट्स हमने जाने इस सेशन में, और आशा करते हैं सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे अपडेट्स को जानने के लिए तैयार हो जाएं, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करके ये इन सब टॉपिक से जरूर अवेयर कराएं। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।